नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के पूरे शिक्षा तंत्र से कोचिंग का बाजार निकाल दीजिए। उसके बाद भारत के पूरे शिक्षा तंत्र पर सोचिए। मुमकिन है कि आप भटक जाएंगे। सरकारी स्कूल का वह बच्चा जिसके माता पिता अपने बच्चे की ठीक ठाक पढ़ाई का खर्चा बहुत हाड़तोड़ मेहनत के बाद किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लेते हैं, वह भी अपने बच्चे को कोचिंग में भेजने के लिए खूब हाथ पांव मारते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले ज्यादातर अमीर बाप तो अपने बच्चे को कोचिंग में भेजते ही भेजते हैं। पहले दर्जे से लेकर के ढंग की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिले तक, वहां तक पहुंचाने तक हर जगह कोचिंग की मौजूदगी है। एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, आईआईटी, नीट, कैट, क्लैट, बैंकिंग, जब भी आप इन परीक्षाओं के बारे में सोचते हैं तो किसी ना किसी कोचिंग सेंटर का ख्याल आता है, ना कि किसी स्कूल और कॉलेज का। हर जगह कोचिंग है। बैंकिंग में है, कलेक्ट्री में है, आपको अदालत में जज बनना है, वहां के लिए कोचिंग है। आपको खाद्य विभाग में जाना है, वहां के लिए कोचिंग है। मतलब कोचिंग का जाल ऐसा फैला हुआ है कि जब आप उसमें दाखिला लेते हैं तब आप ये समझ पाते हैं कि आप कहीं ना कहीं जाकर के फिट हो जाएंगे। अब इन सबको माइनस करके भारत की शिक्षा तंत्र पर सोचिए। मुमकिन है कि आपको शिक्षा तंत्र में वह रास्ता ही ना दिखाई दे जिस पर चलते हुए ढंग की शिक्षा और नौकरी पाई जा सकती है। समझने वाली बात यह है कि भारत का पूरा शिक्षा तंत्र कोचिंग बाजार पर टिका हुआ देखा जा सकता है। शिक्षा तंत्र की कमजोरी की भरपाई कोचिंग बाजार से की जा रही है। भारत के शिक्षा तंत्र के समानांतर में कोचिंग का बाजार चल रहा है, कोचिंग की इंडस्ट्री चल रही है। कंसल्टेंसी फर्म इंफोसिस ग्लोबल रिसर्च की माने तो मौजूदा वक्त में भारत के कोचिंग इंडस्ट्री के मार्केट का कुल रेवेन्यू 58,088 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस इंडस्ट्री के 2028 तक 1,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत का संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबको गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करवाए। इसकी बुनियाद में यह बात है कि सबको ढंग का रोजगार मिले ताकि वह एक ढंग का जीवन जी पाए। जबकि भारत के सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं कि चंद सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के अलावा करीब 99% नौकरियां शोषण की नौकरियां हैं। यह 1% नौकरियां 99% उम्मीदवारों को छांट कर ही दी जाएंगी। इसीलिए भारत के विद्यार्थी नौकरी पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। ज्यादातर को लगता है कि जब तक कोचिंग नहीं जाएंगे तब तक वह सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जिनके पास पैसा है वह बम्पर पैसा कोचिंग वालों को देते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वह अपना खेत बेच करके कोचिंग वालों को पैसा देते हैं। इस तरह के माहौल में एक तरफ कोचिंग वाले फलते फूलते हैं और दूसरी तरफ नौजवानों के मानस में मार काट वाली प्रतिस्पर्धा फलती फूलती रहती है। तो किसी विकास दिव्यकीर्ति से नहीं, किसी अवध ओझा से नहीं, किसी खान सर से नहीं, कोचिंग के मालिक से नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से पूछने की जरूरत है कि क्या वजह है कि भारत के शिक्षा तंत्र को कोचिंग के कुकुरमुत्ते का रोग लग गया है। सच्चाई यह है कि भारत के जर्जर शिक्षा तंत्र के साथ कोचिंग बाजार मिल जाने पर बड़ी मुश्किल से 140 करोड़ की आबादी में बहुत ही छोटा मानव संसाधन तैयार होता है। यह छोटा सा मानव संसाधन ही भारत के प्रशासन, लोक प्रशासन, न्यायालय, बैंकिंग तंत्र, शिक्षा तंत्र सब पर काबिज है। मेडिकल में, इंजीनियर में सब यही लोग हैं जो कोचिंगों से निकलते हैं, ज्यादातर यही लोग हैं। इन सबकी सामूहिक शक्ति इतनी कमजोर है कि भारत भयंकर आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार वाले देश में तब्दील होते जा रहा है। 140 करोड़ लोगों में से अब भी करीब 80 करोड़ लोगों को जब सरकार फ्री में अनाज देती है तब जाकर के उनकी भूख कम होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार किया है और रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, संक्षेप में कहें तो SOFI। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा, मतलब तकरीबन 55% हिस्सा अब भी ऐसे हालात में रह रहा है कि वह अपने लिए स्वस्थ आहार मतलब हेल्दी डाइट का खर्चा उठाने में असमर्थ है। गिनती में देखा जाए तो करीब 79 करोड़ लोग स्वस्थ आहार नहीं ले पाते हैं। स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की यही रिपोर्ट बताती है कि भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा 19.5 करोड़ कुपोषित लोग रहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो भारत में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी से ज्यादा कुपोषित लोग रह रहे हैं। स्वस्थ आहार कुपोषण में कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
इस रिपोर्ट के मुताबिक कुपोषण एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी व्यक्ति को रोजाना उतना भोजन नहीं मिल पाता है जितने भोजन से एक सामान्य और सक्रिय जीवन जीने की ऊर्जा मिल सकती है। और स्वस्थ आहार वह है जिसमें 4 प्रमुख पहलू शामिल हैं। जो खाना खाने के लिए मिलता है उसमें डाइवर्सिटी हो, भोजन में जरूरी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, शरीर के हिसाब से ऊर्जा और माइक्रोन्यूट्रिएंट का संतुलित सेवन किया जा रहा हो, और स्वास्थ्य खराब करने वाले भोजन को लेकर के व्यक्ति में संयम हो। इन 4 पहलुओं के हिसाब से स्वस्थ आहार की कैटेगरी बनती है। जब अल्प पोषण और कुपोषण की अवस्था बहुत लंबे समय तक रहती है तो वह इस रिपोर्ट के मुताबिक भूख की अवस्था कहलाती है। यह रिपोर्ट कहती है भूख यानी हंगर की स्थिति वह है जब भोजन से मिलने वाली अपर्याप्त ऊर्जा, इनसफिशिएंट एनर्जी की वजह से शरीर में एक तरह की अनकंफर्टेबल यानी असुविधाजनक या दर्दनाक किस्म की सेंसेशन होने लगती है, तो वो भूख की स्थिति होती है। और इस सेंसेशन से, इस दर्दनाक अवस्था से भारत की करीब 13% आबादी गुजर रही है। इसके साथ यह भी जान लीजिए कि पिछले साल आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल 14 देश भारत से खराब स्थिति में थे। इस रिपोर्ट को भी भारत के मौजूदा वक्त की सरकार यानी मोदी सरकार ने देश विरोधी कहकर के खारिज कर दिया था, एंटी नेशनल करके खारिज कर दिया था। अब सवाल है कि इस तरह की मौजूद इतनी बड़ी परेशानियां ठीक कैसे होंगी। साफ दिख रहा है कि इतनी बड़ी परेशानी भारत का पूरा शिक्षा तंत्र, कोचिंग तंत्र मिलाकर के जो छोटा सा मानव संसाधन तैयार होता है, जहां पर बहुत कम लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिलता है, उससे दूर नहीं होने वाली है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में बहुत बड़ा कुशल मानव संसाधन तैयार हो। भारत में बहुत बड़ी आबादी के लिए कुशल मानव संसाधन की बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा महंगी ना हो बल्कि मुफ्त में हो, ताकि सबको मिल पाए, और शिक्षा पाकर के कोई बेरोजगार ना रहे बल्कि गरिमापूर्ण रोजगार कर ले। तब जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था को वह गति मिलेगी जिसमें 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी उठाने की औकात हो। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ, 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपए केवल ब्याज के तौर पर भुगतान कर देने हैं। और केंद्र सरकार में पिछले कुछ सालों से अब तक 181 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। इस तरह के भंवरजाल में जब आप साल भर के बजट के आंकड़ों को 140 करोड़ की आबादी के लिए परखते हैं तो नजर आता है कि वहां कुछ भी नहीं है। केवल एक बजट के सहारे, साल भर के बजट के सहारे भारत की जो आर्थिक बदतरी के हालात हैं उन्हें आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इस नजर से देखने पर भारत की सबसे गहरी जो परेशानी है, आर्थिक परेशानी दिखाई देती है। भारत की सबसे गहरी आर्थिक परेशानी यह है कि चंद लोगों के हाथ में देश का सारा संसाधन कैद होता जा रहा है और बहुत बड़ी आबादी को ढंग का खाना तक नहीं मिल पा रहा है। मार्च 2024 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट बताती है कि जिस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा वक्त की आर्थिक असमानता का हाल ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है, मतलब गुलाम भारत से भी ज्यादा मौजूदा वक्त में भारत में गरीबी और अमीरी की खाई है। साल 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के टॉप 1% अमीरों के पास भारत की कुल आय में हिस्सेदारी 22% की है और कुल संपत्ति में हिस्सेदारी 40% की है। इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में नहीं है। इस तरह की आर्थिक असमानता वाले देश में इंडिया के लिए काम तभी होगा, पूरे के पूरे भारत के लिए काम तभी होगा जब इस वस्तुस्थिति को बदलने की सरकार कोशिश करेगी। अगर आर्थिक असमानता की गहरी खाई नहीं पाटी जाती है तो सब कुछ महज दिखावा साबित होगा। न रोजगार मिलेगा, न ढंग की आमदनी होगी, न स्वास्थ्य आहार, हेल्दी डाइट का सबके लिए जुगाड़ हो पाएगा। जब कोई व्यक्ति या परिवार स्वस्थ आहार का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, कुपोषण का शिकार है, तो इसका मतलब है कि वह गरीबी के जर्जर जंजाल में फंसा हुआ है। ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है, ढंग की शिक्षा कैसे मिल पाती होगी, तब तो ढंग का आवास का व्यवस्था कैसे हो पाता होगा और गरिमापूर्ण जीवन कैसे हो पाता होगा। नीति आयोग ने कहा कि भारत में गरीबी 5% से कम हो गई है। नीति आयोग ने का जो आंकड़ा है वो साल 2022-23 के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पर दिया गया है। इस आंकड़े पर कई सारे अर्थशास्त्रियों ने विरोध जताया और कहा कि यह आंकड़ा झूठा है। जिस देश में 80 करोड़ आबादी के 2 वक्त के खाने का इंतजाम तब हो पाता हो जब उसे सरकार की तरफ से मुफ्त में अनाज मिलता हो, तो कैसे कहा जा सकता है कि भारत में केवल 5% से कम आबादी गरीबी के नीचे है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने द वायर पर लिखा है
कि साल 2017-18 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का आंकड़ा जारी नहीं किया। आंकड़ा अखबारों के जरिए लीक हुआ तो सरकार ने आंकड़ा ही दबा दिया, छिपा लिया। सरकार ने आंकड़ा इसलिए दबा दिया कि सरकार के तमाम तरह के फर्जी दावे उस आंकड़े से धाराशायी हो रहे थे। साल 2017-18 की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के आंकड़े से पता चलता है कि भारत के गांव में तकरीबन 80% आबादी को दिन भर में उतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही है जिससे कहा जा सके कि वह गरीबी रेखा के बाहर खड़ा है। शहरों के लिए यही आंकड़ा 60% का है। तो प्रभात पटनायक का कहना है कि इतनी बीहड़ गरीबी में भारत में मौजूद थी और 5 साल के भीतर अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही। कोरोना का सामना करना पड़ा, नोटबंदी का सामना करना पड़ा, मोदी सरकार की बेकार नीतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में यह कैसे संभव है कि भारत की गरीबी 5% से नीचे चली जाए? यह बताने का मतलब यह था कि आप समझ पाएं कि भारत में गरीबी की कितनी गहरी खाई, कितना गहरा समंदर मौजूद है। गरीबी खत्म करने को लेकर के सरकार का रवैया क्या है? अगर कोई सरकार ईमानदारी से यह नहीं स्वीकार कर सकती है कि भारत में इतनी मात्रा में गरीबी है, तो आप उससे कैसे उम्मीद जता सकते हैं, कैसे यह संभव है कि वह गरीबों को लेकर के गंभीर प्रयास करेगी, गरीबी खत्म करने को लेकर के गंभीर कोशिश करेगी? इस तरह की आर्थिक असमानता, भूख, गरीबी के बीच जब मुफ्त और ढंग का शिक्षा तंत्र होगा, तब जाकर के देश तरक्की करेगा, तब जाकर के आर्थिक असमानता कम होगी, भूख कम होगी, गरीबी दूर होगी। नहीं तो गरीबी, आर्थिक असमानता और भूख में सने भारत में जर्जर शिक्षा व्यवस्था होगी, महंगी शिक्षा व्यवस्था होगी, उसके साथ कोचिंग तंत्र चलेगा, कोचिंग का बाजार चलेगा, वह और भी ज्यादा महंगा होगा। यह सब मिलकर के भारत में बहुत गहरी परेशानी का पेड़ लगाएंगे, ज्ञान की दुनिया में असमानता बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था की दुनिया में असमानता बढ़ाएंगे। तरक्की मुश्किल से 5 से 10% लोगों की होगी, बाकी सब के सब बेकार और बदहाली में जिएंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ये जो पूरा चित्र मैंने खींचा भूख और गरीबी के बीच कोचिंग प्रधान देश का। शुक्रिया।